आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद में कई लोगों ने हुसैनी आलम फतेह दरवाज़ा पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मांग की कि उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाए जिस पर 3 साल तक 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। यह घटना 3 दिन पहले सामने आई जब पुलिस ने 2 नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनके घर रह रहे थे। 15 और 17 साल की 2 लड़कियों के माता पिता का लगभग 3 साल पहले निधन हो गया, जिसके बाद वे अपने चाचा के घर चले गए जिन्होंने अनाथ लड़कियों की देखभाल करने का आश्वासन दिया। हाल ही में यह बात सामने आई कि दोनों लड़कियों के साथ उनके चचेरे भाई और 2 अन्य लोगों ने यौन शोषण और हिंसा की। आरोपी लड़कों के माता पिता को पता चलने पर उन्होंने घटना को छुपाने की कोशिश की। कथित तौर पर पीड़ितों में से एक को गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस नेता टी हरीश राव और एस निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना की किसानों को धोखा देने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और धान खरीद की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता की निंदा की। एक बयान में हरीश राव ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के गृह क्षेत्र रंगारेड्डी जिले के अमांगुल्लू में किसानों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर आक्रोश व्यक्त किया। किसान धान खरीद में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सरकार बारिश के मद्देनज़र इसमें तेजी लाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के अपने ज़िले में किसानों की यह हालत है। समर्थन देने के बजाय सरकार ने उस पर पुलिस बल तैनात कर दिया। सत्ता में 1.5 साल के बाद यह कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने सरकार पर किसानों के प्रति द्वेष रखने और जानबूझकर उन्हें निवेश सहायता, बीमा कवरेज और समय पर फसल खरीदने से वंचित करने का आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में किसानों को हथकड़ियां और घूसे मिलते हैं। पूर्व मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने भी किसानों को बेरहमी से घसीटने के लिए पुलिस की निंदा की। हालांकि वे केवल सरकार से उनकी उपज खरीदने की मांग कर रहे थे। यह संगीत सीजन समाप्त हो गया है, मानसून आ रहा है, फिर भी धान गोदामों में बिना बिका हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 24,269 करोड़ रुपए की हैदराबाद मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया है। रेड्डी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के मौके पर तेलंगाना की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय विकास के लिए उनके महत्व का हवाला देते हुए क्षेत्रीय रिंग रोड और सेमीकंडक्टर और रक्षा पहल सहित अन्य प्रमुख परियोजनाओं के लिए मंजूरी मांगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि पिछले दशक में कोई विस्तार नहीं किया गया था, जबकि चरण 1 में 69 किमी को कवर करते हुए 22,000 करोड़ रुपए में लागू किया गया था। प्रस्तावित चरण 2 में 76.4 किमी तक फैले 5 नए गलियारे शामिल हैं, जिनकी अनुमानित लागत 24,269 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि 2 कंपनियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए चित्तूर जिले में ज़मीन आवंटित की गई है, जिससे 8,000 नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीजा दूध उत्पादक संगठन एक डेयरी और पशु चारा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगा, जबकि मदर डेयरी एक फल कुद्दा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगी। नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुप्पम में श्रीजा दूध उत्पादन संगठन और मदर डेयरी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हमने शून्य गरीबी हासिल करने के लिए उनकी परिवर्तनकारी निवेश योजनाओं पर चर्चा की, जो स्वर्ण आंध्र प्रदेश के लिए हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप कंपनियों को कुप्पम में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए ज़मीन आवंटित की गई है। सीएम के अनुसार इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय किसानों से उनकी आय बढ़ाने के लिए सीधे दूध और बागवानी उत्पाद खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यह निवेश क्षेत्र में समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए कुप्पम क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ पहले हस्ताक्षरित एक व्यापक समझौते का हिस्सा है। नायडू ने कहा, मैंने दोनों कंपनियों से 15 से 18 महीने के भीतर अपनी इकाइयों की स्थापना पूरी करने को कहा है।
एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और टीडीपी सांसद लावू श्री कृष्ण देवरायलू ने कहा कि बैठकें बहुत सकारात्मक रही हैं। सभी प्रतिनिधियों की कतर के विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम जिस भी अधिकारी से मिले हैं उन्होंने 22 अप्रैल को हुई आतंकवादी घटना की निंदा की। वे सभी भारत के साथ खड़े हैं। कतर भारत के साथ खड़ा है। कतर भारत का एक विशेष भागीदार है, भारत का रणनीतिक साझेदार है और यह बात वे सभी उल्लेख करते रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण को समझाया गया कि 7 मई को यह कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर क्यों करनी पड़ी। इससे भी अधिक हमने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। उसके लिए भारत उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बीजेपी के नेता और कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक एन रवि कुमार ने पार्टी के कलबुर्गी चलो अभियान के तहत 24 मई को एक हालिया विरोध रैली के दौरान एक मुस्लिम आईएएस महिला अधिकारी पर अपमानजनक टिप्पणी की। वही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें रवि कुमार कथित तौर पर यह टिप्पणी कर रहे थे कि कलाबुरागी की जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम पाकिस्तान से आई थी। रवि कुमार वीडियो में कहते हैं कि कलबुर्गी डीसी यानी जिला कलेक्टर कार्यालय ने भी अपनी स्वतंत्रता खो दी है। डीसी मैडम भी वही सुन रही हैं जो वे कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि डीसी पाकिस्तान से आए हैं या यहाँ कोई आईएएस अधिकारी हैं। वही आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभिन्न अवसरों पर अपने सदस्यों द्वारा विशेष रूप से विभिन्न धर्मों की महिला सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाकर जानबूझकर सांप्रदायिक टिप्पणियां करने के बाद भाजपा आलोचनाओं का शिकार हो गई है। वही आपको बता दें कि इसके पहले भी मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह ने भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक बयान दिया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में उसी समुदाय की बहन को भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शामिल न होने पर भाजपा ने कहा कि कर्नाटक इससे बेहतर का हकदार है। राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को उन अवसरों से जानबूझकर पीछे हटना बताया जो कर्नाटक के भविष्य को आकार दे सकते थे। उन्होंने सिद्धारमैया पर आरोप लगाया कि वे अपनी कुर्सी खोने के लिए बेताब हैं और कांग्रेस आलाकमान को खुश करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने नई दिल्ली में हुई बैठक में सिद्धारमैया के शामिल न होने का कारण राज्य में पूर्व व्यवस्था बताया और कहा कि उन्होंने अपना भाषण परिषद में पढ़ने के लिए भेजा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार नहीं किया। विजेंद्र ने एक्स पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार विकास कार्यों में अपनी कमी को छिपाने में असमर्थ है। केंद्र पर बकाया राशि के बारे में लगातार बात कर रही है। मानो दिल्ली पर आरोप लगाने से किसी तरह उसकी विफलताएं ढक जाएंगी, लेकिन शासन कोई दोषारोपण या शिकायतों का कोलाहल नहीं है। यह लोगों के सहयोग और प्रतिबद्धता पर आधारित एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2027 में विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण को आकार देने के लिए 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के लिए प्रत्येक मुख्यमंत्री को आमंत्रित करते हैं तो सिद्धारमैया उसमें शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, यह केवल एक नेता द्वारा एक बैठक में अनुपस्थिति रहना नहीं है, यह उन अवसरों से जानबूझकर पीछे हटना है जो कर्नाटक के भविष्य को आकार दे सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने पुराने वादे और साल 2024 के चुनाव में की गई घोषणाएं याद दिलाई। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश की दुर्दशा ऐसी अच्छे दिन के एक डरावने सपने की तरह साबित हुए हैं। 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 26 मई 2014 से आज तक 11 सालों में बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर तबके का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं से सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। असलियत यह है कि उन्होंने करोड़ों नौकरियां गायब कर दी। किसान से सरकार ने वादा किया था कि सरकार आने पर आय दोगुनी हो जाएगी, न आय हुई दोगुनी, ऊपर से रबर बुलेट खाने पड़ी। महिला आरक्षण पर शर्तें लागू, सुरक्षा तार तार कर दी। कमज़ोर वर्ग जैसे SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ पर भयावह अत्याचार हो रहे हैं। हिस्सेदारी खत्म की जा रही है।
सरकार ने 2014 से पहले विदेश नीति को लेकर वादा किया था विश्व गुरु बनाकर रहेंगे। हालत यह है कि आज हर देश से संबंध बिगाड़ दिए गए हैं। आज के समय में लोकतंत्र के हर स्तंभ पर आरएसएस का हमला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, संस्थानों की स्वायत्तता उजाड़ दी है। खड़गे ने कहा कि 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान, 11 सालों में ऐसा रहा कमल का निशान। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। आज से लगातार तीसरे दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी मानसूनी बारिश हो रही है, जिससे दक्षिण कन्नड़ जिले में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते अधिकारियों ने रेड अलर्ट जारी किया है और आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। आईएमडी ने कहा है कि तटीय कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट अगले 5 दिनों के लिए लागू रहेगा। मंगलुरु शहर के कई हिस्सों में जल जमाव और एहतियात जाम की सूचना मिली है, क्योंकि जल निकासी व्यवस्था भारी बारिश से निपटने में विफल रही है। अधिकारियों के अनुसार जिले भर के पहाड़ी क्षेत्रों से भूस्खलन की छोटी मोटी घटनाएं सामने आई हैं। मंगलुरु शहर के कोटारा जंक्शन, मालेमार, महावीर सर्कल से जल भराव की बड़ी घटनाएं सामने आई है, जबकि शहर के उरुवा, मटातकनी, कुद्रोली, कोडियालबेल से छोटी मोटी बाढ़ की खबरें सामने आई है। दक्षिण कन्नड़ के कार्यवाहक उपायुक्त आनंद ने बताया कि लगातार बारिश के कारण आज जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए। भारतीय मौसम विभाग के तटीय क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। वहीं आज कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी दिखी। कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड पर कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कई लोग अब केएसडीएल की सराहना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे कार्यभार संभालने से पहले केएसडीएल सबसे खराब स्थिति में था। तत्कालीन अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के माध्यम से सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जब मैं कार्यभार संभाला तो मैं एक अधिकारी लाया और मौजूदा मशीनरी, मजदूरों और कर्मचारियों का उपयोग करके पूरे सिस्टम को सुव्यवस्थित किया। परिणाम स्वरूप हमने उत्पाद में 40% की वृद्धि की और मुनाफा 152 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ से अधिक हो गया। यह पूरे भारत में उपस्थिति बनाने की दिशा में एक छोटा कदम है। इस पहल से होने वाली आय कर्नाटक को जाती है। जब कंपनी खराब स्थिति में थी तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब अचानक हर कोई चिंतित है। भाजपा तमिलनाडु के राष्ट्रीय सह प्रभारी सुधाकर रेड्डी ने आज कहा कि अनावश्यक खर्च और आचार संहिता के कारण बार बार विकास पर रोक से बचने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। राष्ट्र के समग्र विकास और आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए सभी को एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में आगे आना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लोग सत्तारूढ़ सरकार की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ हैं। निश्चित रूप से वे 2026 में अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का चुनाव करेंगे। वही आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही है। वही इसके खिलाफ कई लोग भी उतरकर सामने आए हैं, लेकिन अब तमिलनाडु में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा जोरों शोर से गुजारने की कोशिश की जा रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।